नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नई क्लास में आपको लेसन नंबर 1 से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से अभ्यास के प्रश्न कराऊंगा। इससे पहले हमने अपने YouTube चैनल पर इसी लेसन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और किताब के प्रश्न कराए हैं और आज हम इस क्लास के अंदर आपको अभ्यास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या कहा गया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया, देखिए जो नीचे दी गई अभिक्रिया है उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे आपको असत्य कथन के बारे में बताना है। ये लेड ऑक्साइड है, ये कार्बन है और इससे हमें क्या मिलता है, लेड मिलता है प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है। देखिए इसमें ऑक्सीजन हट रही है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। एक में ऑक्सीजन हट रही है, एक में ऑक्सीजन जुड़ रही है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यदि हटती है तो हमारी अपचयन अभिक्रिया होती है और यदि ऑक्सीजन जुड़ती है तो हमारी क्या होती है, उपचयन अभिक्रिया होती है। इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है। देखिए सबसे पहले मैं आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा कि वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक ही साथ होते हैं उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की हानि होती है और अपचयन में ऑक्सीजन की हानि होती है और हाइड्रोजन का लाभ होता है, यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो जब दोनों ही अभिक्रियाएं एक साथ एक ही रासायनिक अभिक्रिया के अंदर होती है तो हम उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपने प्रश्न नंबर 1 की। यहाँ पे कह रहा है शीशा अपचयित हो रहा है। देखिए अपचयित का मतलब है ऑक्सीजन उसमें से हटेगी। देखिए यहां से ऑक्सीजन हट के कार्बन पर लगी है तो यहां पे ये बात गलत दी गई है कि शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा नहीं, लेड ऑक्साइड, जो ये लेड ऑक्साइड है वो अपचयित हो रहा है। तो सबसे पहले आपको चारों ऑप्शनों में ये देखना है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहां पे देखिए ये आपका कथन सत्य है, लेकिन यहां पे आपसे असत्य के बारे में पूछा है। तो दूसरा यहां पे देखिए कार्बन जो है, कार्बन यहां पे अकेला है और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो यहां पे ऑक्सीजन किस में जुड़ी है, ऑक्सीजन की वृद्धि किस में हुई है, कार्बन में उपचयन हुआ है। तो यहां पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, ये गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है कार्बन उपचयित हो रहा है। तो यहां पे देखिए शीशा अपचयित हो रहा है, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये गलत है। तो आप यहां पर देखिए उसने असत्य कथन पूछी है। असत्य हमारे पास 2 है, ए और बी। जिस भी ऑप्शन में ए और बी है वो हमारा इस प्रश्न के अनुसार सही आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें ए और बी असत्य कथन दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में आयरन ऑक्साइड प्लस में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में आयरन, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये आपके अभ्यास के प्रश्न हम करवा रहे हैं। ये कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया आपकी जो है विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जो ये संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था, संयोजन अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन इस अभिक्रिया में ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा ऑप्शन है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान एक साथ होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और
वियोजन अभिक्रिया में क्या है? वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद से टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण होता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहती है। लेकिन यहां पर देखिए ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से बहुत ही ज्यादा अधिक क्रियाशील तत्व है। यह आयरन ऑक्साइड में से आयरन को विस्थापित कर देगा और स्वयं एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसलिए ये हमारी क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड से आयरन का विस्थापन एल्यूमिनियम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? देखिए आपके पास लोहे का चूर्ण है, इसमें हमने HCl डाल दिया। ये कह रहा है कि आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस मैंने ये लिखी और आयरन क्लोराइड ये बना। आयरन क्लोराइड इस तरह बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 से क्लोरीन 2 और आयरन अकेला है। तो यहाँ पे आप देखिए ये तो आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। इसने कहा था लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही आंसर पर निशान लगाना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब किसी धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ की जाती है तो वह हाइड्रोजन गैस जो है प्रदर्शित करता है। तो पहले ही ऑप्शन में है हाइड्रोजन गैस और दोबारा जब हमने रिएक्शन देखी तो आयरन क्लोराइड यहां पर बनता है। जो ये आयरन क्लोराइड है वो बनता है। इसलिए हमारा प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर है वो ए आंसर दिया गया है। प्रश्न नंबर 4, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? सबसे पहले जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं तो उसमें संतुलित रासायनिक समीकरण का जिक्र जरूर करती है। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर होती है। क्यों बराबर होती है? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी तत्व का ना तो विनाश किया जा सकता और ना ही उसका निर्माण किया जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए प्रश्न नंबर 4 में जैसे कि हमने बताया संतुलित रासायनिक समीकरण कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए लिखे गए रासायनिक समीकरण में यदि अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, यदि समान हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। यहां पे देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहां पे केवल 1 था। देखिए जब इसको हमने शुरुआत में लिखा नाइट्रोजन हाइड्रोजन निर्माण होके अमोनिया बना। अब आप ध्यान दीजिए नाइट्रोजन यहां पे 2 है तो यहां पे आपने 2 लगाना पड़ेगा। अब 2 से हाइड्रोजन कितना हो गया? 6, तो यहां पे आपने 3 लगाना पड़ेगा। 3 दूनी 6। इस तरह आपको किसी भी रासायनिक समीकरण को आपने संतुलित करना है। क्यों करना है? क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इस तथ्य के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर द्रव्यमान समान होने चाहिए और यह तभी संभव होगा जब दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होगी। देखिए इसका कहने का मतलब है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है ना तो उसका निर्माण किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है। इस तथ्य को लेते हुए
यानी कि इसके अनुसार यदि हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर द्रव्यमान समान होना चाहिए। द्रव्यमान तभी समान होता है जब प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए, ये निम्न कथनों का रासायनिक समीकरण के रूप में अनुवाद कर उसे संतुलित करना है। देखिए, नाइट्रोजन ये लिख दिया हमने, हाइड्रोजन ये लिख दिया, का प्रयोग करके अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है, ये हमने लिख दिया। अब इसको संतुलित करना है। संतुलित कैसे? देखिए, यहां पे नाइट्रोजन 2 है, यहां पे नाइट्रोजन 2 है, दोबारा देखिए, यहां पे नाइट्रोजन 2 है, यहां पे नाइट्रोजन 1 है, इसलिए हम यहां पे क्या लगाएंगे? 2। अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था मैंने पिछले प्रश्न में। यहां पे जब नाइट्रोजन 2 हुआ तो हाइड्रोजन हो गया 6, तो यहां पे आपने 6 लगाना है, 3 दूनी 6। ये नीचे हमने इसको करेक्ट करके लिखा हुआ है। अब बाद में बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S। गैस का वायु में दहन होने पर, वायु हम ऑक्सीजन को लेते हैं, जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। देखिए, यहां पे हाइड्रोजन 2 है, यहां पे हाइड्रोजन 2 है, यहां पे सल्फर 1 है, यहां पे भी सल्फर 1 है, यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 1 और 2 3 है। तो यहां पे गड़बड़ हुई ना, तो इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे? 2 लगाएंगे। ये ऑक्सीजन होगी 2 दूनी 4, और यहां पे देखिए हम ऑक्सीजन लगाएंगे 2। अब यहां देखिए ऑक्सीजन 2 दूनी 4, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन कितनी होगी? 5। यदि हम अब यहां पे नहीं लगा सकते, अब यहां पे गड़बड़ हो गई है, तो हम इसको देखते हैं दोबारा से। देखिए, यदि मैं यहां पे ऑक्सीजन देख रहा हूं 3, यहां पे 2 है, तो मैं यहां पे 3 करता हूं, 3 दूनी 6, ये 2 है, यहां पे मैं 2 लगा देता हूं, 2 दूनी 4 और 2 4 और 2 6 हो गई है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जब मैंने यहां पे 2 ऑक्सीजन के लिए लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इसलिए मैंने 2 लिखे। और 2 लगाने से सल्फर कितने हो गए? 2। सल्फर यहां पे 1 है, तो यहां पे मैंने लगाया 2। तो 2 सल्फर से, अब आप ध्यान से देखिए, 2 सल्फर है, उधर भी 2 सल्फर है, 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन होगी, और हाइड्रोजन 2 दूनी 4, इधर भी 2 दूनी 4। इस तरह आपने इनको संतुलित करना है। इसके बाद सी पार्ट देखिए, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। ये क्या कहना चाह रहा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ होती है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। कैसे? ये रहा एल्यूमिनियम सल्फेट, हमने ये लिखा Al2SO4 का होल थ्राइस, बेरियम क्लोराइड ये लिखा BaCl2। अब उसने बोला एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है AlCl3। अब ये Cl3 कैसे लगा, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहां पे देखिए बेरियम सल्फेट, अब इनको हमने क्या करना? बराबर करना है। इधर एल्यूमिनियम कितना है? 2 है, इधर एल्यूमिनियम 1 है, तो मैंने यहां लगा दिया 2। 2 लगने से आपका क्लोरीन हो गया 2 तिया 6, लेकिन यहां पे 2 है, तो 3 दूनी 6। 3 क्लोरीन लगाने से, यानी कि 6 क्लोरीन करने से बेरियम हो गया 3, तो यहां पे हमने बेरियम के आगे लगाना है 3। अब देखिए 3 लगाने से सल्फर कितना हो गया? 3, तो यहां पे 3 है, सल्फर 3 ऑक्सीजन होगी 12, तो उधर भी 12 है। तो आप देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण को मैच करके देखिए, हमारा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 4, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालती है। देखिए पोटेशियम धातु ये रही, जल के साथ अभिक्रिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपकी हाइड्रोजन गैस। अब यहां देखिए पोटेशियम 1, इधर भी 1, हाइड्रोजन यहां 2, यहां पे 1 और 2 3,
तो इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ पे लगाया, 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन करती हमने 4। 4 करने से ऑक्सीजन कितनी होगी, 2 ऑक्सीजन होगी, 2 पोटेशियम है तो 2 के आगे पोटेशियम के आगे भी 2। इस तरह हमने क्या करना है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में भी संतुलित रासायनिक समीकरण करना है। ये आपका है नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया हो रही है, कैल्शियम नाइट्रेट बनता है और वाटर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है एक थी, 1 और 2 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले 2 लगाएंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, 2 दूनी 4, यानी कि 2 दूनी 4, 2 और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन होगी। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन होगी 2, इधर कितनी है 2, ठीक है। ऑक्सीजन 2 तिया 6, 6 और 2 8, इधर देखिए 2 और 3 दूनी 6 8। कैल्शियम यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो इस तरह हमने इसको बैलेंस करना है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड की, यानी कि किसी भी क्षार की अम्ल के साथ रिएक्शन होती है तो क्या देता है, अम्ल और क्षार लवण और जल देते हैं। लवण देखिए Na2SO4 और वाटर। अब यहाँ पे बैलेंस करेंगे, सोडियम 1 इधर 2, तो हम यहाँ पे सोडियम के आगे 2 लगाएंगे, 2 सोडियम, इधर भी 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन और 4 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे देखिए 4 और 2 6। हाइड्रोजन देखिए 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 दूनी 4। तो आपने यहाँ पे देखना 2 आपका यहाँ लगेगा और इसके बाद 2 आपका वाटर में लगेगा। इसके बाद सिल्वर सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। अब इसमें देखिए सिल्वर क्लोराइड हो गया और सोडियम नाइट्रेट हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, तभी विस्थापन अभिक्रिया हो रही है ये, ठीक है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो सिल्वर सोडियम 1 क्लोरीन 1, यहाँ पे 1, सिल्वर 1 NO3 यानी कि ये तो ऑलरेडी बैलेंस दे रखी है। इसके बाद बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और साल्ट की एसिड के साथ हो रहा है, तो बेरियम सल्फेट और HCl बनेगा। तो यहाँ देखिए बैलेंस करने में बेरियम 1 क्लोरीन 2, इधर 1 है तो 2, ऐसी हाइड्रोजन 2 होगी तो 2 है, सल्फेट 1 है तो 1 है। इस तरह आपने इसको बैलेंस करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, और हम इनको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एरो लगा दी, और कैल्शियम कार्बोनेट जल लगा दिया। ये हमने बैलेंस ही लगाया है। इसके बाद जिंक है, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। अब इसको बैलेंस करके हमने खुद देखना, जिंक 1 है, सिल्वर 2 है, 2 तो नहीं है, इधर 2 है, 2 लगा दिया क्योंकि नाइट्रोजन में यहाँ पे 2 था तो इधर 2 लगाना पड़ा। कैसे लगाना पड़ा ये समझो। आपके पास है जिंक प्लस में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब हम इसमें लगा रहे हैं Zn, जिंक नाइट्रेट का होल 2 प्लस में सिल्वर। यहाँ पे देखिए जिंक 1 कोई दिक्कत नहीं, सिल्वर 1 कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैंने यहाँ 2 लगाया तो सिल्वर भी क्या हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 तिया 6, तो 2 तिया 6। इस तरह हमने यहाँ पे इसलिए लगाना पड़ा। अब एल्यूमिनियम सी पार्ट देखिए, एल्यूमिनियम, कॉपर क्लोराइड एरो लगाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर। अब आप ध्यान से देखिए, जो ये एल्यूमिनियम यहाँ 1 कोई दिक्कत नहीं, कॉपर यहाँ पे 1 क्लोराइड यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपका 3 है। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉपर भी 3 और एल्यूमिनियम भी 2, इसलिए हमने ये लगाना पड़ा है। इसके बाद बेरियम क्लोराइड
पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। ये आपको बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, यहां पे ये दो क्यों लगा? बेरियम एक है, इधर भी एक है, Cl2 दो है, तो इसलिए यहां पे लगा, क्योंकि ये हमारा क्या रहता, यदि हम इसको ऐसे हटा दे तो ये एक है, तो इसलिए हमने यहां पे क्या लगाया? दो लगाया। दो लगाने से पोटेशियम दो हो गया, तो यहां पे पोटेशियम दो है और सेम है बाकी। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 8, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ये कह रहा है ए ऑप्शन में, ए पार्ट में पोटेशियम ब्रोमाइड है, बेरियम आयोडाइड है और पोटेशियम आयोडाइड प्लस में बेरियम ब्रोमाइड बनेगा। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड लिखिए सबसे पहले, KBr प्लस में बेरियम आयोडाइड BaI2 और पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस में वो कह रहा है बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। अब इनको बैलेंस करेंगे और आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये देखिए, ये आपका पोटेशियम दे रखा है, ये बेरियम दे रखा है। तो पोटेशियम जो है अति अभिक्रियाशील धातु होने की वजह से आपको पता चल गया ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए द्विविस्थापन में क्या होता है, पोटेशियम और बेरियम आपस में एक्सचेंज हो रही है, तो ये क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ, इसलिए ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसे, अब इसको बैलेंस भी करते हैं। पोटेशियम एक है, इधर भी एक है। ब्रोमीन यानी कि जिसको हम ब्रोमाइड बोल रहे हैं, ब्रोमाइड एक है, सॉरी इधर एक है, इधर दो है, तो इसलिए हम यहां पे क्या लगाएंगे, दो लगाएंगे। दो लगाने से पोटेशियम भी दो हो गया, इसलिए इधर भी दो, पोटेशियम दो, ब्रोमाइड भी दो। इसके बाद बेरियम, बेरियम यहां पे एक है, इधर भी एक है। आयोडाइड यहां पे दो है, तो यहां पे भी दो है। इसके बाद हम बात करते हैं जिंक कार्बोनेट की। जिंक कार्बोनेट, ये मैंने यहां लिख दिया, जिंक कार्बोनेट प्लस में क्लोरीन गैस हमें देगा वो जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे देखिए इसको बैलेंस करें, जिंक एक कार्बोनेट, कार्बन एक, इधर भी एक, ऑक्सीजन 3, यहां 2 और 1 3, और यहां पे क्लोरीन 2। उसने बोला जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट, सॉरी ये क्लोरीन तो है ही नहीं यहां पे, ये जो दे रखा है जिंक कार्बोनेट दे रखा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे देखिए हमने एक, इधर एक, ऑक्सीजन 3 है, 3 होगी, कार्बन एक है। अब यहां पे देखिए एक यौगिक से 2 का निर्माण हो रहा है, तो ये आपकी वियोजन अभिक्रिया है। तो ये पता चल गई होगी, बी आपकी कौन सी वियोजन है, ए आपकी द्विविस्थापन है। तीसरी की बात करते हैं अब हम, हाइड्रोजन H2 के नाम से लिखते हैं, क्लोरीन Cl2 के नाम से लिखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl लिखते हैं। देखिए 2 तत्वों से या 2 से एकल उत्पाद बना है, तो ये आपकी जो है संयोजन अभिक्रिया है। इसका नाम हमने लिखा नहीं, तो ये यहां पे मैं बता रहा हूं, संयोजन अभिक्रिया है ये। संयोजन अभिक्रिया में अब बैलेंस देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2 है, यहां पे 2 लिख दिया, क्लोरीन 2 हो गया, तो 2 क्लोरीन इधर है। इसके बाद मैग्नीशियम प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम इसमें डालते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 लिखते हैं, प्लस में हाइड्रोजन H2। अब ये देखिए कौन सी अभिक्रिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु है, तो इसलिए ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया हुई। मैग्नीशियम एक, हाइड्रोजन एक, इधर 2 है, तो इधर 2 लगाएंगे, 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन। इस तरह आपने अभिक्रिया भी लिखनी है, अभिक्रिया को संतुलित करके भी लिखना है और अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है। तो हमने 1 बाय 1 आपको ये अच्छी तरह समझाया। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, देखिए प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी
एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर बताइए। देखिए, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया किन्हें कहती है, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि उष्मा बाहर निकलती है, उसे हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण कर लिया जाता है, यानी कि उष्मा ग्रहण कर ली जाती है, तो हम उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 में हमें उदाहरण देकर बताना है कि उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो मैंने आपको बता दिया, जिस अभिक्रिया में उष्मा उत्सर्जित होती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोक का दहन करते हैं, प्राकृतिक गैस जो होती है, प्राकृतिक गैस या प्राकृतिक गैस जिसको हम मीथेन के नाम से जानते हैं, उसका दहन होता है, तो वो हमारी किस में आती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के अंदर आती है। और उष्मा शोषी जिसमें उष्मा का अवशोषण यानी कि उष्मा ग्रहण कर ली जाती है, तो जैसे हमें पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, यानी कि ग्रहण कर ली जाती है, तो हमारी उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया होती है तो उसमें भी उष्मा अवशोषित कर ली जाती है, तो तब नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। इस तरह आपने उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में बात करनी है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 10 आपका अभ्यास का दिया गया है, वो कह रहा है श्वसन को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए, श्वसन जीवों में होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और इस क्रिया में कोशिकाओं में जो उपस्थित ऑक्सीजन होती है, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और इसका अपघटन कर देता है, और इस क्रिया में एंजाइमों की सहायता होती है। देखिए, श्वसन जो है हमारे सभी जीवों में होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और इस क्रिया के दौरान कोशिकाओं में उपस्थित जो ग्लूकोज हमारे शरीर में होता है, ऑक्सीजन होती है, वे आपस में क्रिया करती है और उसका अपघटन होता है, और ये सभी कार्य जो होते हैं इन एंजाइमों की सहायता से होते हैं। देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज दे दिया, ये हमने ऑक्सीजन ले ली, तो हमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और हमें एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मतलब होती है ऊर्जा मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी। तो इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल के अतिरिक्त ऊर्जा भी मुक्त होती है। इसलिए जब ऊर्जा मुक्त होएगी, क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो वो ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो इसलिए श्वसन को हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 में यहां पे कह रहा है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। मैंने कई बार आपको डिस्कस करके बता लिया कि वियोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद से टूटकर दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण होता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन में इसके जबकि विपरीत होता है कि दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे हमने उदाहरण सहित इसको बताया है कि वियोजन अभिक्रिया एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में बिल्कुल इसके विपरीत होता है। दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके यानी कि जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, इसलिए इसे वियोजन अभिक्रिया को इस वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। एक में क्या होता है जुड़ना और एक में क्या होता है टूटना। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण को लिखिए जिनमें ऊष्मा, जिनमें प्रकाश, जिनमें विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल देके बताए हैं अलग अलग। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसमें ऊष्मा डालते, क्या डालते हैं ऊष्मा डालते हैं, यानी कि हीट जब दे देते हैं तो ये टूटकर दो से अधिक तत्वों में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सिल्वर क्लोराइड है, इसमें सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, तो इसको तोड़ने के लिए ये सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है। और ये आपका जो तीसरा दिया हुआ है विद्युत, विद्युत इसमें डाली जाती है, तो इसे विद्युत अपघटनीय
या विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 ध्यान दीजिए, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर और इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखने हैं। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अंदर आयनों का, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारकों के अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हमने दिया कि जो ये आयरन है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब डाला जाता है तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि आयरन जो होता है अधिक क्रियाशील तत्व होने की वजह से कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। कहां से? कॉपर सल्फेट के विलयन में से। इसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया मैंने बताई। देखिए, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। देखिए, कॉपर जो होती है सिल्वर से मोर ज्यादा रिएक्टिव होती है और सिल्वर जो कम रिएक्टिव होती है यानी कि कम क्रियाशील होती है, इसलिए कॉपर उसको उसकी जगह से विस्थापित कर देता है और ये सिल्वर को प्योर निकालने में मदद करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अवक्षेपण अभिक्रियाएं जो है उससे आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर बताइए। अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप यानी एक ठोस अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ये जो बेरियम सल्फेट है एक ठोस का निर्माण करता है, तो इस तरह हम कह सकते हैं ये अवक्षेपण अभिक्रिया दे रखी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 में ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। एक उपचयन दे रखा है और एक आपको अपचयन दे रखा है। देखिए, उपचयन और अपचयन में क्या अंतर है इसके बारे में मैं बताऊंगा। उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की हानि होती है, उसे हम उपचयन कहते हैं। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इन दोनों के मिलने से जो अभिक्रिया होती है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, कि जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ कराया जाता है तो उस अभिक्रिया के अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया कही जाती है। देखिए, यहां पे हमने देख लिया कि कार्बन में ऑक्सीजन मिली तो आपका अपचयन हुआ, और यहां देखिए जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटके कार्बन के साथ लगी तो ये हमारा क्या हुआ, अपचयन हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, भूरे रंग का, जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। देखिए अब देखिए कोई भी चीज जब कोई भी चीज वायु की उपस्थिति में गर्म की जाएगी तो वो काली हो जाएगी, और वो कह रहा है एक भूरे रंग का तत्व है। वो भूरे रंग का तत्व जो होता है वो कॉपर होता है। कॉपर भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है, जब इसे गर्म किया जाता है तो काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड बनता है। समीकरण हमने यहां पे दे रखा, कॉपर ऑक्साइड, जब ऑक्सीजन मिली तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, यहां पे या ये लिखे कॉपर प्लस में ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 18 में देखिए, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। देखिए, लोहा एक क्रियाशील धातु होता है। लोहा क्या होता है, एक क्रियाशील धातु होता है। जब ये नमी की उपस्थिति में वायु के संपर्क में आता है तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड की परत बना लेता है, और इस प्रक्रिया को लोह संक्षारण या जंग लगने की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया से लोहा क्षीण यानी कि कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। देखिए,
एक बार फिर से मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि जब यह लोहा किसी नमी की उपस्थिति में वायु के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड की परत बना लेता है। इस प्रक्रिया को लोह का संचारण या जंग लगने की प्रक्रिया कहती है। इस प्रक्रिया में लोहा कमजोर होता जाता है। देखिए ये लोहा है, ये जल है, ये ऑक्सीजन है, ये आपका लोहा हो गया, ये आपकी नमी होगी, ये आपकी वायु होगी। जब आप इनकी अभिक्रिया करते हो तो ये एक जंग लग जाता है। जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3X H2O। इसलिए लोहे को नमी एवं ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए लोहे पर हम पेंट करते हैं। प्रश्न नंबर 19, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित किया जाता है, क्यों किया जाता है? देखिए तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ, जो ये तेल युक्त और वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें नाइट्रोजन प्रवाहित की जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन एक, मैंने बताया था, अक्रिय गैस है, प्रतिऑक्सीकारक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की क्रिया को होने से रोकता है और ये ऐसे खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। इसलिए नाइट्रोजन के प्रभाव के कारण चिप्स आदि खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खराब नहीं होते। देखिए अब अभ्यास का अंतिम प्रश्न कर रहे हैं हम, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे। देखिए प्रश्न नंबर 20 में निम्न पदों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे दो पद दे रखे हैं, एक संचारण दे रखा है और एक विकृत गंधिता दे रखी है। उसका एक एक उदाहरण आपको देकर समझाना है। देखिए संचारण में क्या है, धातुओं का पर्यावरणीय कारकों से, पर्यावरण के कारकों से प्रवाहित होकर क्षीण मतलब कमजोर होना, क्या होना, कमजोर होना संचारण कहलाता है। जैसे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन होती है, अम्लीय गैस होती है। अम्लीय गैस कौन कौन सी, SO2, NO आदि धातुओं के साथ क्रिया करके उनका संचारण करती है। इसके अतिरिक्त धातु नमी और जल के साथ क्रिया करके भी संचारित होती जाती है। संचारण के कारण धातुओं की चमक कमजोर यानी कम, क्षीण मतलब कमजोर हो जाती है, और ये क्या बोल रहे हैं हम, कमजोर हो जाती है। उदाहरण क्या करें, जैसे लोहे में जंग लग जाता है, चांदी के ऊपर काली रंग की परत आ जाती है, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत आ जाती है। तो ये सभी चीजें क्या है, उनका उन धातुओं का संचारण हो रहा है। इसके बाद विकृत गंधिता की बात करते हैं। देखिए विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, तेलीय अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु के संपर्क में छोड़ने से वे ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद में, उनके गंध में परिवर्तन हो जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के फलस्वरूप ये खाद्य पदार्थ खाने के लिए उपयुक्त नहीं रहते। उदाहरण की बात करते हैं। देखिए चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि इनका ऑक्सीकरण ना हो। क्या ना हो, ऑक्सीकरण ना हो। क्यों नहीं, क्योंकि मैंने बताया है नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक होता है जो कि ऑक्सीजन की क्रिया होने से रोकता है और ये लंबे समय तक संरक्षित रह सके। खाद्य पदार्थों को वायुरुद्ध डिब्बों में रखकर हम इनका बचाव कर सकते हैं। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों का प्रयोग करके हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे अचार वगैरह होता है उसको हम तेल के अंदर रख के उसको बचा सकते हैं, और खाने को हम जैसे फ्रिज वगैरह के अंदर रख के हम विकृत गंधित होने से बचा सकते हैं। थैंक यू।